15 अगस्त का लाल किला भारतीय प्रधानमंत्री के लिए केवल भाषण देने का मंच नहीं होता है। यह वह जगह है जहां से प्रधानमंत्री अपने शासन की दिशा, देश की दशा और आने वाले वर्षों का सपना देश के सामने, अपनी जनता के सामने रखते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से ये परंपरा शुरू हुई थी और इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी तक लाल किले का भाषण हमेशा सत्ता के लिए राजनीतिक आत्मविश्वास का आईना होता आया है। लेकिन 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी को सुनते हुए पहली बार ऐसा लगा और पहली बार ये सवाल पैदा हुआ कि क्या प्रधानमंत्री की वह राजनीतिक चमक, वह आक्रामक आत्मविश्वास और वो सम्मोहक भाषण शैली अब कमजोर पड़ गई है। और ये निष्कर्ष मेरा किसी एक उनके वाक्य से या उनकी किसी घोषणा से या उनके भाषण पढ़ते हुए अटकने पर नहीं आधारित है, बल्कि भाषण के पूरे राजनीतिक टोन को अगर आप समझिए तो ये बात सामने आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा, युवाओं और 2047 के भारत की बात की, जैसा कि वो पिछले भाषणों में भी करते आए हैं। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े गिनाए और भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य रखे। शक्ति की सप्तधारा जैसी नई शब्दावली भी सामने आई और दिमागी नक्सल नाम की एक शब्दावली भी इस बार के भाषण में सामने आई है। लेकिन समस्या शायद यही है, मोदी जी की राजनीति हमेशा केवल आंकड़ों या योजनाओं से कभी नहीं चलती, हमने देखी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका कम्युनिकेशन स्किल और कहानी को अपने पक्ष में मोड़ देने की अद्भुत क्षमता। वे किसी आर्थिक या सामाजिक समस्या को भी एक बहुत बड़े राजनीतिक आख्यान में बदलने की ताकत रखते हैं। बेरोजगारों को नव अवसरों की कहानी, 2 करोड़ रोजगार की कहानी, महंगाई को वैश्विक संकट बताना, राजनीतिक विरोध को राष्ट्र हित के विरुद्ध चुनौती करार देना और अपनी आलोचना को भारत के खिलाफ साजिश के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता शायद भारत में तो अब तक केवल एक ही प्रधानमंत्री के पास हमने देखी है और वो है नरेंद्र मोदी। इस बार भी मुझे लगता है उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो पुराना जादू उतनी तीव्रता से उनके फॉलोवर्स को और आम जनता को महसूस नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मोदी जी के राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों में लाल किले से उनकी भाषा में एक प्रकार की आक्रामकता होती थी, चुनौती हुआ करती थी। 2014 में जब उन्होंने पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया तो वो केवल एक नए प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, वो एक ऐसे नेता की घोषणा थी जो खुद को दिल्ली की पारंपरिक राजनीति से अलग साबित करना चाहता था। आपको याद होगा, उन्होंने बुलेट प्रूफ सुरक्षा घेरे के पीछे खड़े होने से तब इनकार कर दिया था और सीधे जनता से संवाद करके एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया था कि वो आम जनता के प्रधानमंत्री हैं। ये मोदी के पास एक नई शुरुआत का नैरेटिव था। उसके बाद के वर्षों में उनका लाल किले का भाषण लगातार पॉलिटिकल अभियान जैसा होता गया। कभी पाकिस्तान, कभी आतंकवाद, कभी भ्रष्टाचार, कभी परिवारवाद, कभी अनुच्छेद 370, कभी 3 तलाक, कभी घुसपैठिए, कभी कांग्रेस और कभी नेहरू। मोदी के भाषण में हमेशा कोई ना कोई स्पष्ट राजनीतिक प्रतिद्वंदी या वैचारिक लक्ष्य मौजूद रहता था। इस बार लेकिन तस्वीर अलग नजर आई। ना पाकिस्तान पर हमला, न चीन का नाम, ना अमेरिका का उल्लेख, ना आतंकवाद का पुराना आक्रामक नैरेटिव और ना ही वो परिचित हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी भाषा जिसे पिछले वर्षों में भाजपा की राजनीति का केंद्रीय औजार बनता हमने देखा है। यहां तक कि नेहरू का उल्लेख हुआ, लेकिन सावरकर का नहीं हुआ। यह परिवर्तन अपने आप में बेहद अर्थपूर्ण है। क्या ये एक संयोग है? मेरी समझ से नहीं। प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकारों को यह एहसास हो गया है कि जिस राजनीतिक भाषा ने उन्हें लगातार चुनाव जिताए हैं, वही भाषा अब समाज के एक बड़े हिस्से के लिए थकाऊ, बोरिंग, यहां तक कि अप्रासंगिक होती जा रही है। खासकर उस युवा पीढ़ी के लिए जिसने मोदी युग को लगभग अपनी पूरी राजनीतिक चेतना के साथ देखा है।
और यहीं आकर 2026 का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदर्भ सामने आता है जेन जी, जिससे निश्चित तौर पर भाजपा और प्रधानमंत्री इस समय आक्रांत हैं, डरे हुए हैं। जंतर मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में हुए युवा आंदोलनों ने सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी है जिसका जवाब केवल हिंदुत्व या उग्र राष्ट्रवाद की पुरानी शब्दावली से देना अब आसान नहीं रह गया है। रोजगार, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में गड़बड़ी, पेपर लीक, भविष्य की आशंकाएं और व्यवस्था के प्रति घोर अविश्वास, इन सब ने युवाओं के एक बड़े हिस्से को बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। और ये युवा पिछले महीने सड़कों पे थे, जंतर मंतर में थे, प्रयागराज में थे, झारखंड में है, देश के सब हिस्सों में ये युवा सड़कों पर है। दिल्ली के युवा आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर मानवाधिकार संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं और युवा आज तक इस कार्रवाई को भूला नहीं है। और फिर लाल किले से प्रधानमंत्री अचानक युवाओं के सबसे बड़े दोस्त की भूमिका में अपने आप को सामने की कोशिश रखते इस बार नजर आए हैं। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, एआई प्रशिक्षण और युवाओं को भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की घोषणाएं, ये सब जेन जी को शांत करने का प्रयास मुझे नजर आया। ये अच्छी नीति हो सकती है, लेकिन राजनीतिक संचार के स्तर पर, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्तर पर इसका दूसरा अर्थ भी है। प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को महसूस हो गया है कि युवाओं को केवल राष्ट्रवाद के जरिए, हिंदू मुस्लिम के जरिए नहीं बांधा जा सकता है। युवा नौकरी मांग रहा है, वो परीक्षा की निष्पक्षता मांग रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज चाहता है, वह जानना चाहता है कि उसकी डिग्री के बाद उसका भविष्य क्या होगा। और उसे यह समझाना कठिन है कि अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो वो विकसित भारत का हिस्सा कैसे बनेगा। यही कारण है दोस्तों कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं की तरफ अचानक इतना बड़ा झुकाव केवल एक सरकारी योजना की घोषणा भर नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव भी है। यह स्वीकारोक्ति है कि नई पीढ़ी को अब पुराने राजनीतिक नारों से संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। और यही वो जगह है जहां मोदी की कम होती चमक का सवाल सामने आता है। और चमक का अर्थ यहां चुनाव हारना नहीं है या चुनाव जीतना भी नहीं है। मोदी अभी भी भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक राजनेताओं में है। इसे उनके प्रतिद्वंदी भी मानते हैं, मन ही मन तो मानते ही होंगे। भाजपा के पास विशाल संगठन है, केंद्र सरकार के पास मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल है। मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है लेकिन समाप्त हो गई है, ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन करिश्मे में और सत्ता में बने रहने में फर्क होता है। सत्ता बनी रह सकती है जबकि करिश्मे की तीव्रता कम हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की, यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी की असली राजनीतिक पूंजी केवल सत्ता कभी नहीं रही। उनकी असली ताकत यह है कि वे सत्ता को एक नैतिक और इमोशनल परियोजना के रूप में प्रस्तुत करते रहे। वे कहते थे कि देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, नया भारत बन रहा है और जनता को इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहिए। 2014 मोदी परिवर्तन का समय था। 2026 का मोदी उपलब्धियों का हिसाब दे रहा है। यही सबसे बड़ा अंतर है। 2014 में वे आए थे पहाड़ जैसी अपेक्षाओं को लेकर, और आज 2026 में वे अपनी उपलब्धियों का हिसाब किताब दे रहे हैं। 12 साल सत्ता में रहने के बाद वही पहले क्या था और हमने क्या कर दिया वाला तर्क धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि 2014 से पहले क्या था या नेहरू ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था। सवाल यह है कि 2026 में नई पीढ़ी पूछ रही है, मेरे जीवन में आखिर बदला क्या है। और इस सवाल का उत्तर केवल जीडीपी के आंकड़े, सेमीकंडक्टर, एक्सप्रेसवे, डिजिटल भुगतान या डिफेंस प्रोडक्शन के आंकड़ों से नहीं दिया जा सकता। मोदी जी ने इस बार भी उपलब्धियों के आंकड़े गिनाए। उन्होंने गरीबी कम होने, उत्पादन बढ़ने, डिजिटल भारत, रक्षा उत्पादन और बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों को सामने रखा। लेकिन एक प्रधानमंत्री के 13वें लाल किले के भाषण में आंकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होता है देश के मन को पढ़ पाना। और मोदी जी समझ रहे हैं, देश का मन इस समय जटिल है।
एक तरफ भारत आर्थिक और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ रोजगार और अवसरों को लेकर युवा पीढ़ी बेचैन है। एक तरफ युवा एआई और स्टार्टअप की दुनिया में प्रवेश करना चाहता है, दूसरी तरफ वही युवा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ सरकार विकसित भारत 2047 का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ वर्तमान पीढ़ी पूछने लगी है कि 2026 का क्या। और यही विरोधाभास प्रधानमंत्री के भाषण में अगर आप गंभीरता से सुने तो आपको नजर आएगा। वे भविष्य की बात करते रहे, लेकिन वर्तमान की बेचैनी को कोई भी राजनीतिक भाषा नहीं दे सके। और जब कोई नेता वर्तमान की बेचैनी को अपनी भाषा में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तब उसकी राजनीति का जादू कमजोर पड़ने लगता है। इस भाषण का दूसरा महत्वपूर्ण संकेत हिंदुत्व के संदर्भ में भी मुझे नजर आया। मोदी जी के लंबे राजनीतिक करियर में हिंदुत्व केवल एक विचारधारा नहीं रहा, वो एक शक्तिशाली चुनावी और इमोशनल कम्युनिकेशन का माध्यम रहा है। लेकिन इस बार लाल किले से उसका स्वर धीमा था। यह उस समय हुआ जब अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और उससे जुड़े मामले ने धार्मिक आस्था और मंदिर प्रशासन के साथ साथ भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अयोध्या मामले में आप जानते हैं 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच का दायरा बढ़ रहा है। राम मंदिर भाजपा के लिए केवल मंदिर नहीं था, वो 3 दशकों से अधिक लंबे राजनीतिक आंदोलन का प्रतीक था। ऐसे में यदि भाजपा के ही शासनकाल में उसी धार्मिक प्रतीक की पवित्रता पर सवाल उठते हैं तो उसके राजनीतिक प्रभाव को टाला नहीं जा सकता। यही कारण है कि चंदा चोरी जैसे आरोप हिंदुत्व की राजनीति के सामने एक असुविधाजनक नैतिक प्रश्न खड़ा करते हैं। और मोदी जी के 15 अगस्त के भाषण में उस असुविधा को संबोधित करने की कोई भी कोशिश मुझे नजर नहीं आई। और ये चुप्पी भी अपने आप में एक संकेत है, एक संदेश है। शायद भाजपा नेतृत्व को यह महसूस हो रहा है कि हर समस्या का उत्तर और अधिक हिंदुत्व नहीं हो सकता है। यही कारण है इस बार विकसित भारत का आर्थिक और तकनीकी नैरेटिव प्रधानमंत्री जी के भाषण में छाया रहा। लेकिन यहां भी एक समस्या है, विकसित भारत अब नया नारा नहीं रहा है। और जब कोई नारा लगातार कई वर्षों तक दोहराया जाता है तो वो सपना नहीं रहता, सरकारी शब्दावली बन जाता है। विकसित भारत 2047 एक विशाल पॉलिटिकल लक्ष्य है, राष्ट्रीय लक्ष्य है, लेकिन जनता के लिए उसकी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह आज के जीवन से कितना जुड़ता है। किसान के लिए विकसित भारत क्या है, बेरोजगार स्नातक के लिए विकसित भारत क्या है, छोटे व्यापारियों के लिए विकसित भारत क्या है, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विकसित भारत क्या है, और उस युवा के लिए विकसित भारत क्या है जो वर्षों की तैयारी के बाद एक परीक्षा में बैठता है और फिर पेपर लीक की खबर सुनता है। जब इन सवालों के उत्तर अस्पष्ट हों तो बड़े नारे धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगते हैं। जिसे आप कह सकते हैं उनके फ्रीज होने का समय आ जाता है। हालांकि अभी भी बहुत बड़े हैं, बहुत सारे जुमले, लेकिन अब नारा जुमला उतना असरदार नजर नहीं आता है। इस बार भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग आया। एक नया टर्मिनोलॉजी प्रधानमंत्री ने सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त हो चुका है लगभग, लेकिन वैचारिक रूप से उसका समर्थन करने वाले दिमागी नक्सलों से सावधान रहना है। शायद वो अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे थे, लेकिन यह भाषा बताती है कि सरकार के पास विरोध और असहमति को समझने का वही घिसा पिटा पुराना राजनीतिक ढांचा ही मौजूद है। और यहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है। जिस युवा आंदोलन ने रोजगार और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, उसे यदि शासन केवल वैचारिक खतरे की नजर से देखेगा, दिमागी नक्सल की नजर से देखेगा, तो यह समस्या बढ़ेगी। युवा अब चुप नहीं रहने वाले। आज का युवा 2014 के युवा जैसा नहीं है। वह सोशल मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां भी देख रहा है और उसी फोन पर, उसी सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना भी कर रहा है। वह सरकारी प्रचार भी समझ रहा है और मीम्स भी बना रहा है। वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनता है और उसी समय उसके मीम्स बनाने लग जाता है। यानी सत्ता और युवा नागरिक के बीच सूचना का पुराना एक तरफा रिश्ता अब टूटने लगा है। और यही बदलाव
मोदी की राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा उस दौर में बना जब नेता बोलता था और जनता सुनती थी। आप कह सकते हैं अंधभक्त सुनते थे। अब जनता सुनती भी है लेकिन अंधभक्त नहीं रह गई है। खासकर युवा पीढ़ी वो जवाब दे रही है, मजाक बना रही है, सवाल पूछ रही है। जेन जी का यही नया राजनीतिक व्यवहार मोदी जी की पुरानी संचार शैली को गंभीर चुनौती दे रहा है। इन युवा आंदोलनों ने यह दिखाया है कि डिजिटल संस्कृति राजनीतिक प्रतिरोध का जबरदस्त माध्यम बन सकती है। इसलिए 2026 का लाल किला केवल मोदी जी के भाषण का मंच नहीं था, वह मोदी जी की राजनीति और नई पीढ़ी के बीच संवाद की परीक्षा भी था। और इस परीक्षा में प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बदली जरूर, लेकिन मेरी समझ से वो अपना राजनीतिक व्याकरण बदल नहीं पाए। यही कारण है कि भाषण में आक्रामकता कम थी, पुराने दुश्मन भी कम थे, हिंदू मुस्लिम का विभाजन का भी सीधा उल्लेख नहीं था, पाकिस्तान का नाम नहीं था, चीन का नाम नहीं था, अमेरिका का उल्लेख नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ पुराने तेवर नहीं थे, यहां तक कि वीर सावरकर भी अनुपस्थित थे। इसके बदले युवाओं, एआई, ऊर्जा उत्पादन और विकसित भारत की बात करते प्रधानमंत्री नजर आए। और ये बदलाव बताता है कि सत्ता को राजनीतिक हवा का रुख बदलता हुआ महसूस होने लगा है। 2014 में मोदी जी को देश को समझाने की जरूरत थी कि वे कांग्रेस से अलग है। 2026 आते आते उन्हें समझाने की जरूरत पड़ रही है कि वे अब भी भविष्य के सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं। और ये फर्क बहुत बड़ा है और शायद इसी फर्क में उनकी कम होती राजनीतिक चमक का रहस्य छिपा है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास था। वे विरोधियों को चुनौती देते थे, आलोचकों को जवाब देते थे, उपलब्धियों का सारा श्रेय खुद लेते थे और जनता को बताते थे कि इतिहास की दिशा बदल रही है। लेकिन 2026 के मोदी के सामने अब एक अलग तरह की चुनौती है। उन्हें केवल विरोधियों से नहीं लड़ना है, उन्हें अपने ही बनाए हुए नैरेटिव की उम्र बढ़ानी है। नया भारत अब नया भारत नहीं है, आत्मनिर्भर भारत अब घोषणा नहीं बल्कि रिजल्ट मांग रहा है, विकसित भारत अब सपना नहीं बल्कि टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन मांग रहा है। और सबका साथ सबका विकास केवल राजनीतिक जुमला नहीं रह गया है। जब समाज का एक हिस्सा यह महसूस करे कि उसकी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंच रही है तो प्रश्न खड़े होंगे और होने लगे हैं। यही वजह है जहां प्रधानमंत्री की चमक और प्रधानमंत्री की सत्ता अलग अलग स्पष्ट नजर आने लगी है। सत्ता के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, संगठन है, संसाधन है, मीडिया की बड़ी पहुंच है, गोदी मीडिया की, लेकिन करिश्मा इन सबसे पैदा अब नहीं किया जा सकेगा। करिश्मा याद रखिए तब पैदा होता है जब नेता जनता की बेचैनी को अपने शब्दों में व्यक्त करता नजर आता है। नेहरू जी ने आजादी की आकांक्षा को शब्द दिए, इंदिरा जी ने संकट के दौर में निर्णायक नेतृत्व की भाषा बनाई, वाजपेयी जी ने गठबंधन युग में सहमति की भाषा विकसित की, मोदी जी ने 2014 में आकांक्षा, परिवर्तन और मजबूत नेतृत्व की भाषा बनाई। लेकिन 2026 में यह सवाल आ खड़ा हुआ है कि क्या मोदी जी अब भी उस नई पीढ़ी की बेचैनी के लिए उतनी ही प्रभावी शब्द खोज पाएंगे? 15 अगस्त का भाषण कह रहा है नहीं, और यह मोदी जी के लिए किसी चुनावी हार से भी बड़ा राजनीतिक संकेत है, क्योंकि चुनावी हार कभी कभी वापस हासिल की जा सकती है, लेकिन करिश्मे में दरार आ जाए तो उसे भरना बेहद कठिन होता है। इसलिए 15 अगस्त 2026 के भाषण को मोदी जी की विदाई का भाषण कहना हालांकि जल्दबाजी होगी, ऐसा निष्कर्ष ना तो अभी कोई संकेत मिल रहे हैं, न ही ऐसी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, लेकिन इसे मोदी के राजनीतिक जीवन में एक मनोवैज्ञानिक मोड़ के रूप में जरूर समझा जा सकता है। वह नेता जिसने वर्षों तक दूसरों को असुरक्षित महसूस कराया, अब स्वयं अपनी राजनीतिक जमीन को लेकर घबराया हुआ नजर आ रहा है। वह नेता जिसने दूसरों के नैरेटिव को तोड़कर अपना नैरेटिव स्थापित किया, अब बदलते सामाजिक नैरेटिव के सामने अपनी भाषा को बदलने को मजबूर हो गया है। वह नेता जिसने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व के सहारे एक विशाल राजनीतिक बहुमत बनाया, अब उसी देश की नई पीढ़ी को वह नेता एआई प्रशिक्षण और मुफ्त कोचिंग का आश्वासन दे रहा है। यह विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह गया। लाल किले से मोदी ने इस बार बड़े सपने दिखाए,
लेकिन भाषण सुनते हुए शायद यह महसूस हुआ होगा आपको भी कि प्रधानमंत्री देश को जितना समझा रहे थे उतना ही खुद अपनी राजनीतिक रेलेवेंस को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा मानना है कि मोदी जी की चमक अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसकी रोशनी पहले जैसी चकाचौंध वाली भी नहीं रही है। आन बान शान मौजूद है, सत्ता की ताकत भी मौजूद है, संगठन की शक्ति भी मौजूद है, लेकिन वो जिसे कहते हैं मोदी इफेक्ट, वह अदृश्य राजनीतिक एनर्जी जो कभी उनके हर शब्द को चुनावी नारे में बदल देती थी, वो कमजोर पड़ गई है। और 15 अगस्त 2026 का लाल किला इसी सवाल को छोड़कर गया है। और राजनीति में सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब कोई शक्तिशाली नेता हार जाता है। सबसे खतरनाक मोमेंट वह होता है जब उसे पहली बार यह एहसास होने लगता है कि लोग उसे पहले की तरह सुन तो रहे, लेकिन पहले की तरह मान नहीं रहे। शायद नरेंद्र मोदी जी के 13वें लाल किले के भाषण का सबसे बड़ा संदेश यही है। मोदी जी सत्ता में हैं, अभी भी शक्तिशाली हैं, मोदी जी अभी भी देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं, लेकिन मोदी जी का वह पुराना जादू जिससे विरोधी भी डरते थे और समर्थक भी सम्मोहित होते थे, उसमें थकान दिखाई देने लगी है, दरार दिखाई देने लगी है। और अगर यह केवल एक भाषण का असर नहीं बल्कि समय का संकेत है, तो आने वाले वर्ष मोदी के विरोधियों से ज्यादा कठिन परीक्षा अपने ही राजनीतिक मिथक को जीवित रखने की परीक्षा मोदी जी की होने वाली है। धन्यवाद।